तो चलो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट। अभी तक हम लोगों ने HTML CSS बूटस्ट्रैप पढ़े होंगे। बूटस्ट्रैप में भी ना थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट इनबिल्ट रहती है, लाइक जैसे ये पॉपअप बनाना मैंने सिखाया था, वो भी जावास्क्रिप्ट से ही हैंडल हो रहा था ना। और और क्या था, हाँ, और हाँ एक चीज़ और थी, जो कि मेन्यू बार बना रहे थे ना, तो छोटे स्क्रीन पे 3 लाइन आ रही थी, वो भी जावास्क्रिप्ट से हैंडल हो रही थी। कोलैप्स प्रॉपर्टी हमने पढ़ाया था ना, वो सब भी जावास्क्रिप्ट से ही हैंडल हो रही थी। तो अब देखो, उसमें तो बहुत सारा कोड लिखा था, उसमें तोड़ तोड़ के समझना बहुत मुश्किल होता। तो अब हम एकदम स्क्रैच से जावास्क्रिप्ट सीखेंगे। जावास्क्रिप्ट होती क्या है, कैसे चीज़ें डिफाइन की जाती है, फिर उस पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट देखेंगे, मतलब बेसिक बेसिक सीखते चलेंगे और बेसिक बेसिक प्रोजेक्ट के साथ देखेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नॉर्मल कोर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे कि वेरिएबल ये सब पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन हर एक टॉपिक के बाद एक छोटा सा प्रोजेक्ट जरूर देखेंगे कि जो हमने पढ़ा उसको पढ़ने के बाद हम उसको यूज कहाँ कर सकते हैं, या फिर वो यूज कहाँ पे हो रहा होगा। ठीक है, चलो जावास्क्रिप्ट का आ जाते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, या तो फिर ये भी कह सकते हो कि जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर वेब डेवलपर। ओके, वेब डेवलपर के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सक्यूज मी सबसे सर। बेटर है। क्या हुआ? सर स्क्रीन को थोड़ा जूम करिए। जूम कर दूं? फॉन्ट क्लियर नहीं दिख रहा है टेक्स्ट का। रुको, अब सही है ना? हाँ ठीक है। ठीक है। देन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू क्रिएट इंटरेक्टिव वेब पेज। देखो, नॉर्मल जैसे अभी हम लोगों ने पोर्टफोलियो बनाया था, तो वहाँ पे क्या थे, बहुत सारी चीज़ें, मतलब उतनी अट्रैक्टिव यूआई हम लोग नहीं बना पाए थे ना। कि जैसे स्क्रॉल हो तो कार्ड मूव होके आ जाए ना। जैसे मैं जैसे मान लो मैं ब्राउज़र पे गया, मैं कुछ भी सर्च कर लेता हूँ अभी, जैसे JS UI देखता हूँ, कोई UI लाइब्रेरी कोई देख लेते हैं अभी के लिए। ये नोट्स हैं, आ जाओ देख लेते हैं। जैसे देखो, मैं इस पे मूव कर रहा हूँ, इस तरीके का यूआई इम्पेक्ट करना, तो सब छोड़ो, ये तो ठीक है, नॉर्मल सीएसएस से बना सकते हैं। ये चीज़ है, आजकल सर्च बॉक्स में ये बहुत देखते होगे, सर्च बॉक्स में ये चीज़ें बहुत ज़्यादातर मिलती होगी ये चीज़ें। उसके बाद ये बटन, इस बटन में आई थिंक वो कहाँ चला गया। ठीक है, ये वाला भी बटन, जैसे ये बटन बनाने हैं। उसके बाद हमें किसी एलिमेंट पे, देखो किसी एलिमेंट पे, जैसे ये टेक्स्ट हो गया, उस पे कुछ भी मूव कराना, लाइक अभी कलर मूव हो रहा है, हम इस पे कुछ भी मूव करा सकते हैं ना। अगर ये जी लिखा है तो प्रॉपर जी इस तरीके से डिजाइन होके भी आ सकता है ना। ये यूआई में बनाना, मतलब एक, मतलब एकदम परफेक्ट यूआई देना, मतलब एनिमेटेड चीजें ज्यादा डालने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब इंटरेक्टिव, जितना भी अट्रैक्टिव हमें बनाना होता है, HTML CSS से तो हम लोग सिर्फ डिजाइन दे सकते हैं, बट हमें यूँ समझ लो, जैसे अगर हमने कोई चीज बना दी है, लेकिन हमें उसको ना ऑटोमेशन, मतलब ऑटोमेटिकली ही को मूव करे। जैसे मैं स्क्रॉल कर दूं तो इस पे कुछ आ जाए, मैं नीचे कर दूं तो उस पे कुछ मूवमेंट हो ना, कुछ भी मूवमेंट चीजें ऐड करने के लिए हमें चाहिए होती है जावास्क्रिप्ट की। ठीक है, सेकंड थर्ड आते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन मैनिपुलेट HTML एंड CSS यूजिंग DOM। ठीक है, अब मैनिपुलेट का मतलब जानते हो। अब देखो, हम जैसे सब यूँ समझो कि अब बहुत सारा HTML कोड लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें ना, एकदम सरल समझो, समझो कि जैसे सपोज करो कि अब मुझे बहुत सारा HTML लिखना पड़ेगा, कि जैसे ये है, अब अगर मुझे CSS से बनाना पड़ेगा, जैसे अब आप लोगों ने ये चीज़ देखा होगा कि हम लोगों ने वो यूज़ किया था, क्या बोलते हैं, की फ्रेम यूज़ किया था। उससे भी चाहे तो ये चीज़ हो सकती है, लेकिन अगर हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ करेंगे तो विदाउट की फ्रेम या फिर विदाउट वो सारी चीज़ें यूज़ किए भी हम लोग कर सकते हैं ना। एक एक एलिमेंट में डेटा भेज, डेटा को मूव कराना दूसरे एलिमेंट में, लाइक H1 से H2 में मूव करा देना, H2 से H3 मूव करा देना, कभी
डार्क थीम ला देना, कभी वाइट थीम ला देना ना, सीएसएस इस तरीके से ऐड करना, ये सब भी हम लोग जावास्क्रिप्ट से हैंडल करते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट कैन परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेटर, नॉर्मल सी बात है कि ये जितने भी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, प्लस माइनस ना, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, मतलब सारा का सारा ये परफॉर्म करेगा। ठीक है, सारा का सारा हमें जितने भी कैलकुलेशन करने होंगे, जैसे अब दो नंबर को जोड़ना वगैरह हो गया, या फिर सपोज करो कि जैसे बिलिंग नहीं बनती, इनवॉइस इनवॉइस वगैरह बनवाया तो वहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना हो गया, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जावास्क्रिप्ट से ही कर सकते हैं, अदर चीज़ें से नहीं कर सकते। हाँ, टेक्नोलॉजी, अगर कोई टेक्नोलॉजी जैसे पीएचपी पाइथन इनका यूज करके कर सकते हैं, बट हम बिना उसके सिर्फ और सिर्फ किससे कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, देखो एक बात और भी है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव भी है। ठीक है, ये याद रखना, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव भी है। अब देखेंगे केस सेंसिटिव कैसे हैं। जैसे कि यूँ समझ लो कि जो चीज़ जैसे लिखी जानी है वैसे ही होनी चाहिए, सीधी बात है। केस सेंसिटिव का मतलब जो चीज़ जैसे लिखी जानी है वैसे ही लिखी जाएगी, एंड जो चीज़ हम बना रहे हैं उसको वैसे ही यूज करना है। अगर हमने एक डिब्बे में थोड़ा सा पानी रखा है तो हम थोड़ा ही यूज कर पाएंगे, अब वैसे ऐसा नहीं कि हम उसको ज़्यादा यूज कर पाएंगे, नहीं, जितना हमने रखा है उस डिब्बे में उतना ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये याद रखना। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है, जावास्क्रिप्ट में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पे जो भी होगा वह एक इवेंट होगा। ठीक है, इवेंट, अब इवेंट का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जब भी जैसे ये यूआई हो गई, जब मैं इस पर राइट, जैसे अब मैं इस पे होवर किया हूँ, जैसे माउस लाया हूँ तो ये राउंड हुआ है, इस पे आया हूँ होवर किया हूँ तब भी ये आया है। अब अगर मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखना, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये हाँ इधर आते हैं, जैसे अब जब मैं इस पे क्लिक कर दे रहा हूँ तो ये रिमूव हो जा रहा है ना, रिमूव हो जा रहा है, तो वो कैसे हो रहा है, क्लिक, ये क्या है, इवेंट है। तो यहाँ सारी चीजें कैसे हैंडल होती है, इवेंट बेस्ड। जैसे अभी देखो, ये लाइट है, ये डार्क है, नॉर्मल सबको पता है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये लाइट सिम पे चेंज हो गई, कैसे, क्लिक करने पे। तो क्लिक क्या है, एक इवेंट है। अगर हम इसका कोड देखेंगे तो यहाँ पे ये सीएसएस हो गया, जावास्क्रिप्ट दिख नहीं रहा है, कोई बात नहीं, यही नहीं, जैसे अभी जैसे हमको अगर हम लोग डायरेक्ट, जैसे अगर मैं किसी वेबसाइट पे दिखाता हूँ, जैसे देखो ये स्लाइड, अभी देखो इस पे क्लिक करूंगा तो एक इमेज के बाद दूसरी इमेज आ रही है, ये भी क्या है, एक इवेंट है ना। अब अगर यहाँ से नहीं दिख रहा है मुझे, अम, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको छोटे स्क्रीन पे कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे देखो ये थ्री लाइन दिख रही है, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो लेफ्ट से राइट के साइड सारा का सारा सेक्शन ओपन हुआ है, किसके बेस पे हुआ है, एक इवेंट के बेस पे ना, इवेंट के बेस पे। अब अगर जैसे मैं अ, हाँ देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो पूरी इमेज ओपन हुई, लेफ्ट बैकग्राउंड सारा सारा हमारा ब्लैक हो गया, तो ये कैसे हो रहा है, सारे के सारे इवेंट बेस पे। तो कुछ इवेंट क्लिक पे होंगे, कुछ इवेंट स्क्रॉल पे भी हो सकते हैं, कुछ इवेंट रिफ्रेश पे भी हो सकते हैं। जैसे हम कभी कभी किसी वेबसाइट पर जब विजिट करते हैं तो क्या आता है, सेंटर में पॉपअप ओपन होकर आ रहा आता है, वो कैसे होता है, वो पेज लोड पे होता है। तो ये सारे कैसी चीजें हैंडल होती है, किसी न किसी इवेंट पे। ओके, देन सर बटन पे भी यूज होता है इवेंट? हाँ, तो तुम मतलब किसी पे भी इवेंट लगा सकते हो, इट मीन्स किसी पे भी। जैसे ये मैंने वेबसाइट बना दी ना, अगर मैं चाहूँ तो इस बटन पे भी इवेंट लगा सकता हूँ। जैसे अलर्ट आता है, अलर्ट आता है, जैसे किसी कुछ हम वर्क करते हैं तो अलर्ट आता है, जैसे मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखो रेड आया। एक सेकंड मैं तुमको द स्किल मंथ मैं अभी दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये टेस्ट पे क्लिक किया, अब ये चल गया, ये भी जैसे देखो ये लोडर जो चल रहा है ना, ये भी जेएस से ही चल रहा है, क्योंकि ये पेज लोड होने पे चल रहा है। अब जैसे मैं बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये सारे फील्ड मांग रहा है भरने के लिए, मान लो मैंने ये सारी फील्ड कुछ भी भर दी है,
क्लिक करता हूँ तो नंबर का वैलिडेशन लगा है, ठीक है, मैं नंबर डाल देता हूँ। अब क्लिक करता हूँ, देखो एक छोटा सा भी प्रोसेस वाला बटन आया था, देखना यार अभी नहीं आया है। तो ये जो पॉपअप ओपन हो रहा है ये भी किससे हो रहा है, इवेंट के ही बेस पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं तब जाके ओपन हो रहा है। ओके, अब जैसे मैं इस पे देखो, इस पे क्लिक करूंगा डाउनलोड ब्राउज़र, तो ये जो डाउनलोड हुआ है ये भी एक इवेंट ही है। ओके, अगर मैं आई थिंक जैसे ये लोड हो रहा है तो ये भी एक इवेंट है। और देखो ये होवर करने पे ये आइकन आ रहा है, ये भी एक इवेंट है ना। ये भी किस पे हो रहा है, होवर इवेंट में चीजें हो रही है। जैसे ये लेफ्ट राइट जो आइकन मूव हो रहे हैं, जो भी अगर लगाया गया होगा वो तो मूव ही कर रहा है। इस पे होवर करने पे इमेज आ रही है, तो ये भी किसी न किसी इवेंट से ही हैंडल की जा रही होगी। आई थिंक यहाँ पे देखो ये काउंटर है, ये कैसे चल रहे हैं, पेज जब लोड हो रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ पेज लोड होने पे हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ पेज लोड, स्क्रॉल करने पे नहीं हो रहा है। और जैसे ये अकॉर्डियन मोर देन वेबसाइट में आपने ये देखा होगा कि ये चीज़ें मिलती है हमें, ये चीज़ देखने को। तो ये सारी सारी चीज़ें कैसे हैंडल होती है, एक इवेंट पे ही हैंडल होंगी सारी की सारी चीज़ें। और जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ और तो है नहीं, और चीज़ें इसमें है नहीं ना। जैसे देखो कभी कभी हम लोग राइट क्लिक करते हैं, व्यू सोर्स, व्यू पेज सोर्स ओपन करते हैं, तो ये ना देखो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। वेबसाइट पे लेफ्ट क्लिक ये एक इवेंट होता है, राइट क्लिक ये भी एक इवेंट होता है। अब जैसे कोई भी होता है ना, व्यू सोर्स कर लेता है, हमारा कोड देख सकता है, हम इसको भी बंद कर सकते हैं। ठीक है, जावास्क्रिप्ट डेवलपमेंट में हमें एक डेवलपर टूल मिलता है, जिसके हिसाब से जिससे ये सारी चीजें मैनेज की जाती है, हम उसे भी मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे इवेंट होते हैं, हम ऑलमोस्ट सारे इवेंट देखेंगे कितने टाइप के इवेंट होते हैं, किससे क्या होता है। ठीक है, उसके बाद एक एक सबसे इंटरेक्टिव चीज होती है, या फिर यूजी की जाती है मोर देन केस में, जावास्क्रिप्ट इज यूज फॉर फॉर्म वैलिडेशन। ओके, अब जैसे फॉर्म बना रहे हैं हम लोग, फॉर्म में हमें वैलिडेशन तो लगानी पड़ेगी। जैसे फ़ोन नंबर है, जैसे अभी देखो हम फ़ोन नंबर डाल रहे थे, तो कुछ भी नंबर पड़ा हुआ था, नहीं ले रहा था। तो हमें परफेक्ट हमें नंबर चाहिए तभी जाके वो होगा। और यही नहीं, जैसे मान लो मैं इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा, अब देखो ध्यान से देखना, जब मैं इस पर लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक एरर आएगा। ये जो इंटर यूजर नेम इंटर पासवर्ड, ये क्या है, एक फॉर्म, ये फॉर्म वैलिडेशन है, फॉर्म वैलिडेशन ना, इसे कहते हैं फॉर्म हैंडलिंग। ठीक है, तो जो इस वैलिडेशन लगाया गया है कि जब तक ये, जिसको कह रहा है इंटर यूजर नेम, अब मैं कुछ भी भर दूं, लॉगिन करना चाहूँ तो अब ये गलत है, तो यहाँ तब भी इंटर यूजर नेम ही आएगा। जैसे मैं अभी कुछ भी डाल के क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इंटर पासवर्ड, अब मान लो मैं ये ऐसा करता हूँ, कुछ भी डाल देता हूँ, लॉगिन करता हूँ, तो देखो अब आया एक नया हमें आउटपुट मिला है। क्या मिला है, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड। तो ये किसके थ्रू से हुआ है, ये हुआ है फॉर्म वैलिडेशन से। ओके, फॉर्म वैलिडेशन से। अब आता है सेकंड पॉइंट जावास्क्रिप्ट का, और क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट कैन रन ऑन बोथ क्लाइंट। देखो जावास्क्रिप्ट दोनों साइड से चलता है, दोनों साइड यूज होता है। एक तो चलेगा हमारा क्लाइंट साइड, दूसरा चलेगा सर्वर साइड। सर्वर साइड किससे चलेगा, नोड जेएस से। ठीक है, नोड जेएस, एक्सप्रेस जेएस, जितने भी मान स्टैक डेवलपर होते हैं उनमें ये बैकएंड की तरह यूज करते हैं। बट नॉन ऑफ मान स्टैक डेवलपर वो ज़्यादातर ये चीज़ें क्लाइंट साइड यूज करते हैं, मोर देन केस में क्लाइंट साइड ही यूज किया जाता है। ठीक है, जहाँ अदर मान स्टैक डेवलपर को भी छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, क्योंकि मान स्टैक डेवलपर में ज़्यादातर चीज़ें सर्वर साइड भी होती है, जैसे रिएक्ट हो गया ना, तो ये फ्रंट एंड में आ गया। अब बैक एंड की चीज़ें लिखी जाती हैं तो वो नोड पे लिखी जाती है, जो कि ऑलमोस्ट सबके सब जावास्क्रिप्ट पे ही बेस बने बने हुए होते हैं। ओके, ये हो गए एकदम इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि वेरी कॉमन और वेरी यूजफुल पॉइंट है। अब इसके बाद और भी होते हैं, बट वो बहुत रेयर केस में यूज होते हैं। बट इतनी चीज़ें यूज होनी है। फॉर्म वैलिडेशन, आजकल सारे वेबसाइट में फॉर्म होते हैं ना, सब में होता है फॉर्म वैलिडेशन लगता है। इवेंट, अब इवेंट का मतलब ये हो गया कि हम फॉर्म बना रहे हैं तो सबमिट करेंगे तब भी एरर आना चाहिए, गलत भरे हैं तो भी एरर आना चाहिए। और अगर हम माउस क्लिक कर रहे हैं तो उस पर क्या इवेंट चाहिए, पेज लोड हो रहा है तो उस पर क्या चाहिए। ठीक है, उसके बाद केस सेंसिटिव, ये तो जनरल सी बात है कि
जो चीज़ें जैसे लिखी जानी चाहिए, एक रूल होता है हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, तो उनमें भी अपना-अपना नियम होता है, तो इनका भी एक नियम है, अभी देखेंगे, ठीक है? अरिथमेटिक ऑपरेटर क्यों चाहिए? नॉर्मल सी बात है कि अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर पाए होगा, तो हमारे कोई भी कैलकुलेशन काम नहीं करेंगे। आजकल हर वेबसाइट में इनवॉइस आता है ना? जैसे वहाँ पे इनवॉइस के साथ-साथ क्यूआर कोड भी होता है ना? जैसे हम नंबर डालते हैं तो एंटर करते हैं, तो वो सब अरिथमेटिक से ही कैलकुलेट किए जाते हैं। डॉम ऑपरेशन होते ही होते हैं ना, कि हमें किस एलिमेंट से किस एलिमेंट डेटा भेजना है, जैसे अभी मैंने दिखाया कि कैसे हैंडल करना है। इंटरेक्टिव, अब हमें अगर मॉडर्न, जैसे देखो इंडिया में मॉडर्न चीज़ें कम बनाई जाती है। जितने भी इंडियन डेवलपर होंगे वो यूँ समझ लो इंडियन में हमें यूआई पे मॉडर्न यूआई हमें नहीं देखने को मिलेगी। बट अगर हम इंटरनेशनल काम करते हैं, लाइक अगर तुम चाहते हो कि नहीं मुझे कहीं पे जॉब नहीं करनी है, मुझे फ्रीलांसिंग करनी है, तो इंटरनेशनल मार्केटिंग में इंटरेक्टिव यूआई की बहुत डिमांड होती है। वो लोग ज़्यादातर फ्रीलांसिंग ही ढूँढते हैं, ठीक है? तो इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने के लिए हमें जावास्क्रिप्ट की नीड पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि एचटीएमएल सीएसएस से हम ज़्यादा चीज़ें नहीं बना सकते हैं, ठीक है? अब हम कहते सर हैं इंडियम क्यों नहीं यूज होता है? क्या? इंडियम क्यों नहीं यूज होता है यू इंटरेक्टिव वेबसाइट? इंडियन में देखो, इंडियन में प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर लोग अफोर्ड नहीं करते हैं। अब वो अफोर्ड की भी बात है और ज़्यादातर लोग इस पे काम नहीं करना चाहते हैं। जैसे इंडियन में आप देखे होंगे ज़्यादातर लोग सिंगल पेज वेबसाइट पे काम नहीं करते हैं। जैसे फोन क्लाइंट क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे पास एक ई कॉमर्स है, तो एक ई कॉमर्स रखते हैं, वो किसके लिए? हमारा मेन बिजनेस के लिए, लेकिन वो एक लैंडिंग पेज बनवाता है जिसपे चीज़ें शो करते हैं। जैसे अभी एप्पल की वेबसाइट देख लो, एप्पल की वेबसाइट देख लो कितनी इंटरेक्टिव होती है, जैसे जैसे पेज मूव होता है वैसे वैसे यूआई भी शो होती है। जैसे अगर मैं मान लो, अगर मैं apple.com ओपन करता हूँ, नहीं ये नहीं, इन्होंने भी आई थिंक कोई सा तो सर ये फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह ये सब क्या है? ये सब नॉर्मल वेबसाइट है। ये सब नॉर्मल वेबसाइट है, इंटरेक्टिव वेबसाइट नहीं कह सकते, इसे हम मल्टी वेंडर वेबसाइट कहते हैं ना। एज ए डेवलपर पर्पज से मैं से देखो, हाँ अब मुझे एक चीज़ मिली है दिखाने को, जो मैं कब से ढूंढ रहा था। जैसे मैं अभी एक वॉच ओपन किया हूँ, ठीक है? अब देखो ये तो वीडियो चल रही है, नॉर्मल सी बात है। अब देखना ध्यान से, जब मैं पेज स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, तो अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट आएंगे। जैसे ये चीज आई ना मूव होके, और ये ऑटोमेटिकली कंप्लीट होने के बाद दिन दूसरा आएगा, है ना? ये चीजें किससे हैंडल होती है? देखो उसके साथ टेक्स्ट भी मूव कर रहा है। ये सारी चीजें प्रीमियम वाइज होती है, जिसे कहते हैं इंटरेक्टिव वेबसाइट, है ना? अब मैं थोड़ा सा और स्क्रॉल करता हूँ, जैसे 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 स्क्रॉल कर रहा हूँ वैसे टेक्स्ट मूव हो रहा है। अब ना यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये टेक्स्ट आया ना, क्यों आया, ये कैसे हैंडल हुआ? ऑन लोड, ओ सॉरी, माउस के स्क्रॉल पे। तो ये सारी चीज़ें स्क्रॉल बेस होती है, जैसे ये भी देखो ना। अब देखो एक चीज़ ध्यान से यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज़ है, देखना ध्यान से, कि अभी ये क्लियर दिख रहा है ना हेल्थ वाला सेक्शन। अब मैं जैसे इसको मूव करूँगा, ध्यान से देखना, यहाँ तक तो क्लियर दिख रहा है एकदम, ये पूरा स्ट्रक्चर मुझे एकदम क्लियर दिख रहा है। बट अब जैसे ही मैं यहाँ पे आया, देखो यहाँ पे आया, ब्लर हुआ ना। ब्लर हो अब जा रहा है। अब ये दूसरा सेक्शन ओपन हुआ। कहने का मतलब कि अगर दूसरा सेक्शन ओपन हो रहा है तो हमें प्रीवियस सेक्शन को दिखाओ, बट लाइट वेट में दिखाओ, और देखो प्रॉपर। अब ये चीज ना यहीं रुक भी जाएगी ना, ऐसा नहीं हट जाएगी, ये चीज यहीं पे रुक भी, यही पूरा टेक्स्ट मूव होगा, हुआ ना, प्रॉपर टेक्स्ट मूव होगा। अब साथ में ये यूआई भी है। अब इस यूआई को भी हम लोग लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं यहाँ से, प्रॉपर, ठीक है? ये सारी चीजें। अब नॉर्मल सी बात है कि देखो कहना तो नहीं चाहिए, बट इंडियन क्लाइंट इतनी ज़्यादा प्रीमियम चीज़ें अफोर्ड नहीं करना चाहते हैं। इसमें टाइम बहुत जाता है, और साथ में सर्वर कॉस्टिंग भी जाती है, कि हमें एक हाई पावर सर्वर चाहिए होता है जो चीज़ें जल्दी डिलीवर करे ना। यूँ समझ लो कि अगर हम एक वेबसाइट, नॉर्मल सी बात है, अगर हम ये वेबसाइट नॉर्मल HTML से बनाए, जैसे मान लो मैंने अभी बनाई थी, ये मैंने एक पोर्टफोलियो बना दिया, ठीक है? रुक जाओ ओपन होने दो। जैसे मैंने ये पोर्टफोलियो बना दिया, नॉर्मल था ना, बूटस्ट्रैप का यूज करके हमने ये सिखा दिया था। अब देखो ये नॉर्मल है, बट अगर मैं चाहूँ तो
इसको अगर इसमें यूआई और डालना चाहूँ तो जैसे पेज लोड हो रहा है वैसे ये वन बाय वन एक वर्ड प्रिंट हो ना। उसके बाद ये जो सर्कल देख रहे हो ये सर्कल में हम क्या चाहें अपने टेक्नोलॉजीज लगा दें, पीएचपी पाइथन ये सारे लगा दें और ये पूरा पूरा इस पे मूव करा दें। फिर हम इसे जब स्क्रॉल करें तो ये सारे सेक्शन हैं। अब देखो ये चीज़ कोई जावास्क्रिप्ट से नहीं है, ये तो होवर करने पे बस हमने ट्रांसलेट एक्स एक्सेस में कर दिया है। उसके बाद ये चीज़ जैसे अब देखो मैं जब यहाँ यहाँ पे मूव हूँ तो ये वन कम जैसे ये देखता हूँ, उसके बाद ये वन कंप्लीट हो फिर दूसरा ओपन हो, इस तरीके से हम लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। और जैसे इस सेक्शन पे पहुँचूँ, जैसे स्किल सेक्शन पे पहुँचूँ, ये चीज़ें फटाक से यहाँ पे लोड हो जाए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उनसे जावास्क्रिप्ट से डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना जावास्क्रिप्ट आज के टाइम पे कोर जावास्क्रिप्ट भी नहीं लिखनी होती है हमें, बहुत सारे लाइब्रेरीज बने बनाए होते हैं जिससे काम हो जाता है। बट हमें ये तो पता होना चाहिए कि किससे क्या होता है। लाइक जैसे देखो ये क्या है, स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये स्क्रॉल होने पे हो रहा है ना। और ये देखो ये क्या है, जब ये कंप्लीट हो रहा है तब पेज चेंज हो रहा है, मतलब ये क्या है स्लाइडर। तो कहीं ना कहीं स्लाइडर भी स्लाइडर कंपोनेंट पड़ा होगा तो उसे यूज कर सकते हैं। पर अब जो भी चीजें हैं ना सारी लाइब्रेरीज बेस्ड भी होती जा रही हैं, तो जिससे हमें अगर जावास्क्रिप्ट हमारी पकड़ अच्छी नहीं है तो हम लाइब्रेरीज पे भी काम कर सकते हैं। बट वहाँ पे लिमिटेशन होगी। जैसे देख लो ये वाला डिजाइन अभी अभी देखो ध्यान से, ये वाला डिजाइन जो है, मैं लास्ट पे आ जाता हूँ। जैसे ये वाला डिजाइन है इस तरीके से आ रहा है, ये हम इसके लिए कोई ना कोई लाइब्रेरी परफेक्ट बनी है, मैं बताऊंगा कौन सी लाइब्रेरी बनी है। बट अगर कोई कह दे मुझे ये ऐसे ना करके दिखाओ, मुझे ये इस वर्टिकल वाइज में दिखाओ, अब हॉरिजॉन्टल वाइज सॉरी वर्टिकल वाइज दिखाओ, अभी हॉरिजॉन्टल ये टूट रहा है बट अब मुझे हॉरिजॉन्टल वाइज दिखाओ, तो इसको तोड़ने के लिए तुम्हें हार्ड कोड कोडिंग लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए वो टूट कैसे रहा है, तो वो तो हम लगा लेंगे ना। अब जैसे ये स्क्रॉल होने पे चीजें मूव हो रही है तो हमें पता होना चाहिए हम कौन सा इवेंट परफॉर्म कर रहे हैं और किस इवेंट पे हमें क्या लगाना है, तो हम वो चीजें लाइब्रेरी बेस कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग अब तो समझ गए कि जावास्क्रिप्ट से क्या क्या चीजें कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ना ही क्यों है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट पढ़ने से बहुत सारे प्रॉफिट भी होते हैं। देखो जावास्क्रिप्ट यूज कहाँ कहाँ होती है मैं वो भी तुम्हें बता देता हूँ। जैसे नाम क्या था, देखो वेबसाइट में यूज होगी, मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज होगी ना। अब वेबसाइट में तो चाहे जो भी जैसा डेवलपर हो, पाइथन जावा मान कोई सा भी डेवलपर हो, उसके लिए तो यूज करना ही करना है, क्योंकि क्लाइंट साइड हमें अगर एक यूआई अच्छी दिखानी है तो हमें जावास्क्रिप्ट की नीड पड़नी है। अगर कोई मान स्टैक डेवलपर है तो उसे सर्वर साइड के लिए हमें सर्वर रेंडरिंग के लिए नोड की जरूरत पड़ेगी। मोबाइल एप्लीकेशन में भी यूज होता है, जैसे अगर नाम नहीं सुने होगा तो जान लो, रिएक्ट नेटिव, वहाँ पर भी जैसे मोबाइल एप्लीकेशन बनाने होते हैं तो उस पे भी हमें क्या जरूरत पड़ता है, जीएस का जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया ना, नेटफ्लिक्स हो गया, ये सारी ये जो नेटफ्लिक्स बना है वो खुद एक रिएक्ट नेटिव पे बना हुआ है। ओके, ऐसे कई सारे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो रिएक्ट नेटिव मतलब जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी पे बने हुए हैं। ठीक है, लाइब्रेरी कह लो फ्रेमवर्क कह लो, तो ये सारे उन पे बने बने हुए हैं। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने में भी काम आती है जावास्क्रिप्ट ना। डेस्कटॉप एप्लीकेशन इनबिल्ट ये सारी जो एप्लीकेशन होती है जो लैपटॉप में यूज होती है उसमें भी हमारा जावास्क्रिप्ट काम करता है। ओके, ऐसा नहीं है पूरा ही काम करता है बट थोड़ा बहुत काम करता है। ओके, तो ये हो गया हमारा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, अब आई थिंक किसी का इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखो अब चलते हैं थोड़ा सा कोडिंग पार्ट में। ओके, कोडिंग पार्ट जो बेसिक होगा, आई होप ऑलमोस्ट अगर सबको आता है तो और अच्छी बात है, जल्दी रिवीजन कर लेंगे, आगे चल लेंगे छोटे छोटे टास्क बनाने में। अगर नहीं आता है तो भी अच्छी बात है, सीख जाओगे। तो अब देखो जावास्क्रिप्ट यूज करने के तीन नियम होते हैं ना, ऑलमोस्ट अगर सबको पता होगा थ्री नियम होते हैं। पहला होता है जो हम लोग इन पेज यूज करते हैं, ठीक है, उसके बाद इन पेजेस यूज कर लेते हैं, उसके बाद हमारा होता है जो ऑफ पेज यूज करते हैं। अब ऑफ पेज मतलब हम फाइल बना के यूज करते हैं, ठीक है, फाइल की तरह यूज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, इन पेज हो गया, ऑफ पेज हो गया, और अब देखो तीसरा नियम होता नहीं है, बट कुछ डेवलपर जो कि स्मार्ट वे काम करते हैं वो कहते हैं ना, इनलाइन लिख देते हैं, जैसे छोटे छोटे चीजें वो इनलाइन लिख देते हैं। और ये चीजें तुम्हें बहुत कम देखने को मिलेंगी, बहुत कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि जैसे छोटे टास्क होते हैं, ज्यादा हैवी टास्क नहीं, छोटे टास्क होते हैं ना, वो क्या करते हैं इनलाइन लिख देते हैं, बहुत फास्ट काम हो जाता है।
ठीक है, तो 3 नियम से कर सकते हैं और हम तीनों नियम पढ़ेंगे, इन पेज, ऑफ पेज, सारे देखेंगे। ठीक है, अब देखो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ। सर इनलाइन क्यों फास्ट चलता है? फास्ट मतलब फास्ट, देखो कोई भी चीज अगर जैसे ये H1 है, ठीक है, रुको एक फोल्डर बना लेता हूँ, वहाँ दिखाता हूँ, JS1, JS1.html। अब ये बॉयलर टेम्पलेट हो गया। अब देखो CSS भी आपको पता होगी, अगर हम लोग हेड टैग में लिखते हैं या फिर हम लिंक टैग लगा देते हैं, यहाँ पे लिखे हों, उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टाइल टैग में लगाए हों और हम यही CSS या अगर यहाँ पर भी लिखे होंगे, तो सबसे प्रायोरिटी CSS किसकी मानी जाएगी? इनलाइन की मानी जाएगी कि इंटरनल की मानी जाएगी कि एक्सटर्नल की मानी जाएगी? किसकी प्रायोरिटी हाई होगी? इनलाइन की। इनलाइन की ही आई होगी। क्यों? क्योंकि ना वो फोर्सफुल्ली इसके ही लिए लिखी गई है ना, हम कितना भी कुछ कर लें इनलाइन को तोड़ नहीं सकते हैं ना, इनलाइन को तोड़ नहीं सकते हैं। जैसे तो उस हटाओ, टेक्निकल भाषा में हटा देते हैं, यूं समझो तुम्हारे पास जो खड़ा है, तुम्हारे पास कौन जो भी खड़ा है, वो तुम्हें पहले सामान देगा या तुमसे जो दूर खड़ा है वो पहले सामान तुम्हें देगा? तुम्हें अगर प्यास लगी है तो पानी कौन पिलाएगा? जो तुम्हारे एकदम पास खड़ा होगा ना। जैसे अगर ये स्टाइल शीट इनलाइन लगी हुई है तो पहले यही काम करेगी, ना कि दूर वाली। अब एक नियम और भी है, याद रखना कि अगर इनलाइन लगी हुई है तो पहले तो वो चलेगी, सबसे पहले वो चलेगी, उसके बाद आता है हमारा कि इंटरनल चलेगी। बट इंटरनल में भी एक नियम है, इंटरनल में भी एक नियम है, अगर एक्सटर्नल कहाँ लगी हो, पहले सीएसएस की बात कर लो, अगर एक्सटर्नल लास्ट में लगी होगी, इंटरनल पहले लगी होगी, तो एक्सटर्नल पहले चल जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या कॉल हो रहा है? एक्सटर्नल। मतलब अगर ये चीज, ये लिंक टैग जो भी सीएसएस वहां लिखी गई होगी इस पेज में, उठाकर मैं यहाँ पर रख दूंगा तो वो इसकी प्रायोरिटी हाई मानी जाएगी। तो ठीक है, तो अब समझ गए कि पहले इंटरनल वर्क करता है, फिर एक्सटर्नल, और इंटरनल में वो कंडीशन होती है कौन सा पहला चलाना है ना, या फिर किसकी प्रायोरिटी हाई रखनी है उसको सबसे लास्ट में लिखो ना। और ये तो हो गया। अब यही नियम सेम टू सेम जावास्क्रिप्ट में भी होता है। बट जावास्क्रिप्ट में दो तरीके के जेस लिखे जाते हैं ना, ज्यादातर मतलब सॉरी एचटीएमएल में दो तरीके के जावास्क्रिप्ट लिखे जाते हैं पेज, एचटीएमएल पेज में। एक तो हम हेड टैग में लिखते हैं, और ज्यादातर केस में हम लिखते हैं बॉडी टैग के क्लोजिंग के जस्ट बाद, मतलब यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब हमारा START स्टार्ट इन, मतलब अब यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, मोर देन कोड, मतलब मोर देन केस में हर एक डेवलपर तुम्हें यही कोड करता हुआ मिलेगा। जो भी डेवलपर होंगे वो तुम्हें यही कोड करते हुए मिलेंगे, वो चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, वो तुम्हें यही कोड करते हुए मिलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में सारी चीजें क्या होती है? कैलकुलेट होती है ना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सारी चीजें का जब कैलकुलेट होकर जब रिजल्ट आता है तब जाके आउटपुट मिलता है ना। तो अब सपोज करो कि सबसे पहले जब हमारा पेज रन होता है HTML, जैसे अगर मैं इस पेज को रन करूं, अगर मैं इस पेज को रन कर रहा हूं, तो सबसे पहला जो पार्ट रन होता है हमारे इस HTML में, सबसे पहले कौन सा पार्ट रन होता है? पूरे HTML में सबसे पहले पार्ट कौन सा रन होता है? ऑब्वियस सी बात है, सबसे डॉक्यूमेंट। पहले सॉरी हेड टैग रन होगा हमारा। सॉरी, ओके, सबसे पहले हमारा जो HTML में रन होता है ना, वो हेड टैग रन होता है। जब हेड टैग टैग प्रॉपर वर्क कर रहा होता है तब जाके बॉडी टैग चलेगा। अगर हेड टैग प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, बॉडी टैग दब जाएगा। ठीक है, जिसको कहते हैं कोड फट गया है, दब गया है, वेबसाइट दब गई है ना, वेबसाइट डाउन हो गई है। तो ये मतलब वो कारण नहीं होता है वेबसाइट डाउन होने का, मतलब ये होता है कि हेड टैग रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो हमारी वेबसाइट लोड ही नहीं होती है। जैसे आपने कभी एक फॉर्म भरे होंगे तो
404 का एरर आता है, तो वो चीजें तभी होती है जब हमारा बॉडी टैग नहीं काम कर रहा होता है, हेड टैग से रिस्पॉन्स ना मिल रहा होगा हमें, उस टाइम पे यही एरर आती है ना। तो यूं समझ लो, हम जावास्क्रिप्ट को नीचे इसलिए लिखते हैं क्योंकि सारी कैलकुलेशन होने के बाद हमारा आउटपुट आए। इन केस अगर हमारी कोई इवेंट नहीं भी वर्क कर रही है तो हमारा पहले वेबसाइट चल जाना चाहिए ना, वेबसाइट नहीं चल रहा है, थोड़ा सा टाइम डिले लग रहा है तो हम हैंडल कर लेंगे। बट ऐसा होता है, नीचे लिखना पड़ता ही है, लेकिन ये भी है कि ये थोड़ी ना कि एज अ डेवलपर तुम अरे नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं छोड़ दोगे, नहीं चला नहीं, वो नहीं चल रहा है, फर्स्ट टाइम में नहीं चला है तो हमें अपने कोड में ये भी ध्यान से देखना होता है, नहीं चला है तो अगर वो दोबारा रिफ्रेश करके देखना जरूर चाहेगा, चलेगा या नहीं चलेगा, उस केस में चलना ही चाहिए। नहीं चल रहा है तो वो किसी सर्वर की गलती नहीं है, वो हमारी गलती है कि हमने कोड गलत लिखा है। ठीक है, टाइम लग रहा है उस कोड को रन होने में तो उसको भी हमें ही मैनेज करना होगा। ओके, तो देखो नॉन पहचान सबसे पहले देख लेते हैं कैसे लिखना है। जैसे देखो, अगर हम हेड टैग की बात करें तो हेड टैग में स्क्रिप्ट टैग आता है। ठीक है, स्क्रिप्ट टैग क्या करता है, जावास्क्रिप्ट के लिए जावास्क्रिप्ट हम लिखने का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, इसमें एक एट्रीब्यूट होता है, वो आप ढूंढिएगा। एक एट्रीब्यूट होता है, आई थिंक एचटीएमएल में बताया गया होगा या फिर नहीं बताया गया, फिर भी ये टास्क रहेगा, तुम लोग ढूंढो कि अगर हेड टैग में हम जावास्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो जब तक जावास्क्रिप्ट का ध्यान से क्वेश्चन समझना कि कौन सा एट्रीब्यूट होता है कि अगर हेड टैग में हमने जावास्क्रिप्ट लिख दी गई है, जब तक जहाँ हमारे सारे जावास्क्रिप्ट का आउटपुट ट्रू ना आ जाए, मतलब सही ना हो जाए, तब तक हमारे जावास्क्रिप्ट का आउटपुट मतलब वो जावास्क्रिप्ट कॉल ना हो, बट एचटीएमएल कॉल हो जाए, बट एचटीएमएल कॉल हो जाए, जावास्क्रिप्ट ना कॉल हो। ठीक है, ये थोड़ा सा है अटपटा सा क्वेश्चन, बट बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एक छोटा सा ही कीवर्ड लिखना होता है जिससे काम हो जाता है। ठीक है, चलो, तो हम स्क्रिप्ट टैग का यूज करेंगे हेड सेक्शन में जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए, और यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे डॉक्यूमेंट। अब अब क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, ध्यान वो तो बाद में देखेंगे। मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट WRITE राइट ब्रैकेट सिंगल इनवर्ट कॉमा डबल इनवर्ट कॉमा कंटिन्यू डबल इनवर्ट कॉमा हेलो, सॉरी, हेलो कॉमा लगाते हैं, ये छोड़ दो, हेलो, फिर से एक लगा देता हूँ, इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, हेलो फोल्डर्स। ठीक है, अब यहाँ पे चलो अभी यही रखता हूँ, अब पेज पे सर ये विदाउट सेमी कॉलम भी रन करेगा ना? अरे सब देखो, सेमी कॉलन हटा देते हैं अभी, मुझे मान लो मैं हटा देता हूँ, चल रहा है, बट सेमी कॉलन इसलिए लगाते हैं अगर मुझे सेम लाइन में आगे कोड लिखना है तो मैं सेमी कॉलन यूज करूंगा। ओके, सेमी कॉलन लगाने का मतलब यही होता है, सेमी कॉलन तभी लगाते हैं जब लाइन टर्मिनेट करनी हो कि हाँ यह मतलब यह सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, मुझे इसके आगे कुछ लिखना है, इस सेमी लाइन में अगर कुछ लिखना है तो। सेम लाइन में नहीं लिखना है तो एंटर करके हम कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो चलेगा ही चलेगा। अगर अगर मुझे मैंडेटरी तो नहीं है ना? मैंडेटरी नहीं है, बट यूज करना ज्यादा मैंडेटरी है। ये लगाना मैंडेटरी नहीं है, बट यूज करना ज्यादा मैंडेटरी है। क्यों? क्योंकि कभी कभी तुम या हम या तुम कोई भी होगा एज ए डेवलपर, वो भूल जाएगा। क्या भूल जाएगा? वो ये लिखना भूल जाएगा कि किसके बाद कौन सी लाइन लिखनी थी, वो भूल जाएगा। या सपोज करो जैसे अब ये हेलो कोडर नहीं था, मुझे ये कोडर कोडर हेलो करना हो गया ना, या फिर इसके आगे पीछे करना हो गया, मतलब बदलाव करने हुए तो क्या हुआ, एरर आ जाएगा कोड में। तो हमेशा चीजों को तोड़ के रखो, टूट जाना चाहिए, मतलब जो चीजें खत्म हो रही है उसे तोड़ के रखना ज्यादा जरूरी होती है। हेलो कोडर लिखा, आउटपुट आ गया, बट मेक श्योर ये याद रखना ये हमारा हेडर में आउटपुट आया है, हेडर में आउटपुट आया दिख रहा है बॉडी में। ओके, जो भी आउटपुट दिखेगा जावास्क्रिप्ट का वो दिखता बॉडी में ही है, तुम कहीं भी लिखो। एक चीज और दिखाता हूँ, इसको जरूरी नहीं है कि तुम हेड टैग या एचटीएमएल टैग के अंदर ही लिखो, बाहर भी लिख सकते हो, बट वो एचटीएमएल फाइल होनी चाहिए बस। मैंने तब तुम सोच रहे होगे आप लोग कि मैंने नीचे क्यों लिख दी, अरे लो मैं पूरा पूरा एचटीएमएल ही डिलीट कर देता हूँ, तब भी ये चलेगा ही चलेगा। ओके, और यही नहीं, अगर मैं कंट्रोल यू करूंगा ना तो कोड भी दिख रहा होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर दिख रहा है। एक बात और याद रखना कि जावास्क्रिप्ट पढ़ते समय प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले तो क्या होती है, कंपाइल होती है, फिर रन होती है, ये नॉर्मल सी में पढ़े होगे। तो जो भी रन टाइम में जो भी बग्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमें जावास्क्रिप्ट का डेवलपर टूल प्रोवाइड करता है। हर एक ब्राउजर के पास जावास्क्रिप्ट का डेवलपर टूल होता है ना। वो चाहे तो कंट्रोल शिफ्ट आई करके ओपन कर लो, कंट्रोल शिफ्ट आई क्लिक करेंगे, ओपन एक साइड से मेन्यू ओपन हो जाएगा, किसी का साइड में, किसी का लेफ्ट, किसी का राइट, किसी का लेफ्ट, किसी का बॉटम में, जहां भी जिसने फिट कर रखा होगा वो ओपन हो जाएगा। हम ज्यादातर कंसोल पे काम करते हैं एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। वो कहाँ काम करेगा, कंसोल एंड नेटवर्क में, बट ओनली यूआई डेवलपर, ओनली यूआई डेवलपर ना, यूआई क्रिएटर यूज करेगा कंसोल। क्या यूज करेगा, कंसोल। अभी बेसिक बेसिक चीज समझो, कंसोल यूज करेगा। बट जिसको सर्वर से कनेक्ट करनी है अपनी यूआई को, वो नेटवर्क का यूज करेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी जानना होता है। मैंने मोर देन केस में देखा है अपने ऑफिस में, या फिर अपने कलीग में, या फिर बहुत सारे इंटर्न्स को भी देखा है। वो क्या करते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि मैंने कहा कि वो वेबसाइट में एपीआई लगा रहे हैं, तो उनसे मैं कहता हूँ नेटवर्क चेक करो, तो उनको पता ही नहीं होता है नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क में हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि कि क्या चीज लोड हुई, कितनी टाइम लगी है, कहाँ से डेटा आ रहा है, किस वेबसाइट में क्या क्या यूज हुआ है। जैसे दिखाता हूँ मैं फॉर एग्जांपल आपको, यहाँ पे एक डेटा दिख रहा है ना, मैं नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ, अभी कुछ नहीं दिख रहा है। जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कुछ फाइलें लोड होंगी। ये यूआई बेस, यूआई है ना थोड़ा थोड़ा। ओके 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 ओके, इसमें हमने हाइड कर रखा, सॉरी बंद कर दिया है, तो इस वजह से नहीं दिखेगा। हम लोग बंद भी कर देते हैं, तो ऐसा कर लेता हूँ मैं तुम्हें, चलो ऐसा करता हूँ, मैं तुम्हें एक एंट्री करता हूँ, एज ए एंट्री करता हूँ, एक डेटा एंट्री करूंगा, या फिर अभी मैं लॉग इन करूंगा तो तुम्हें साफ साफ यहाँ पे दिखेगा रिस्पॉन्स। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके, सॉरी राइट नहीं, कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस कर रहा हूँ तो नहीं ओपन हो रहा है। ये भी हमने डिसेबल कर रखा है, तो थ्री डॉट या थ्री लाइन होगी आपके पास, उस पर क्लिक करो, सर मूव। स्किल मंथन पे चेक कर लीजिए। हाँ ये भी सीख रहा हूँ, वेरी गुड। देखो ये सारी चीजें ओपन हो रही है ना, जे डॉट जेसन डॉट जेसन डॉट जेसन फाइल आ रही है ना। जेसन एक फाइल होती है जावास्क्रिप्ट में, ये भी होता है जेसन, जो डेटा सेव करके रखता है। ठीक है, जेसन फाइल होती है जहाँ पे हमें रिस्पॉन्स मिलता है जेसन में, ये जावास्क्रिप्ट का ही पार्ट होता है। अब देखो इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये, अब जैसे नॉर्मल आपको ये थोड़ा बहुत पता होगा कि स्टेटस कोड क्या होते हैं। डेवलपमेंट में स्टेटस कोड होते हैं 200, 300, 400, 500, 401, 402, ये सारे स्टेटस कोड होते हैं जब रिस्पॉन्स मिलता है हमें। ओके, उसके बाद प्रीव्यू होता है कि क्या आउटपुट मिला। ठीक है, या उसके बाद रिस्पॉन्स की क्या रिस्पॉन्स हमें दे रहे हैं, दे रहा है। फिर टाइमिंग, किसको कितने, मतलब उस पेज को लोड होने में कितना टाइमिंग जा रहा है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे मिलेगी। उसके बाद इस वेबसाइट में क्या बग्स हैं वो सारा कंसोल में देखने को मिलेगा। वेबसाइट क्या रिस्पॉन्स दे रही है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेबसाइट में क्या इश्यूज हैं, क्या एरर्स आ रही है, वो हमें कंसोल में देखने को मिलेगा। ठीक है, दैट्स इट, ये बात अच्छे से याद रखना, नेटवर्क का यूज करना ही करना है हमें। ओके, अब हम आ जाते हैं कोड के पार्ट में, थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं यूजेस। मैं बैक करके आ जाता हूँ। ओके, तो हेलो कोड अब समझते हैं। अब मैंने लिखा था डॉक्यूमेंट राइट हेलो। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, डॉम, ये सारी चीजें डॉम में ही आ गई। अब देखो डॉक्यूमेंट कभी अब एज अ फ्रेशर या एज अ बिगिनर लेवल पे पूछा जा सकता है कि डॉक्यूमेंट का मतलब बताओ। जावास्क्रिप्ट आती है ना, तो मैं तो बस डॉक्यूमेंट का मतलब बताओ। अब डॉक्यूमेंट अपन, हमारी वो डॉक्यूमेंट नहीं होती हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आधार कार्ड, ये सब कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता। डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिलेट करता है हमारे बॉडी के साथ। ठीक है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है पूरा पेज, विच पेज, दिस पेज, ये पूरा पूरा हमारा एक डॉक्यूमेंट है। अगर एक वेबसाइट बना रहे हैं हम लोग, तो उसमें जैसे ये वेबसाइट है हमारी, इस वेबसाइट में अगर डॉक्यूमेंट क्या होगा,
ये ऊपर का सेक्शन एक डॉक्यूमेंट है, दूसरा सेक्शन हमारा डॉक्यूमेंट है, तीसरा सेक्शन ये डॉक्यूमेंट है, टेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, ये सारा सारा हमारा एक डॉक्यूमेंट ही है। तो ये सारा सारा पेज हमारा डॉक्यूमेंट होता है। उसके बाद आउटपुट लेने के लिए, ब्राउजर पे आउटपुट लेने के लिए डॉट राइट का यूज करते हैं, डॉट राइट एलएन का भी यूज करते हैं। ओके, जैसे मैं यहाँ पे एलएन लगा देता हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा एलएन और राइट में क्या डिफरेंस होता है। अभी मैंने लगाया था तो यहाँ पे देखो ये चीज दिख रही है। ओके, अब मैं रिफ्रेश कर दूंगा तो अब इसमें स्पेस आ गया। ठीक है, तो एलन का यूज करते हैं किस लिए, स्पेस के लिए बस, और किसी के लिए मतलब और किसी के लिए यूज नहीं होता है। तो बेसिकली डेवलपर में अब प्रॉब्लम ये हुई थी, जैसे मैंने भी हेलो कोडर लिखा और हेलो कोडर अलग अलग लिख दिया है, तो अब ये चीजें सट के आ रही थी ना, मतलब वेरी क्लोज होके आ रही थी, स्पेस नहीं क्रिएट हो रहा था। तो जिस फिर ये हुआ कि चलो ऐसा बना देते हैं कि वो थोड़ा सा एक हर एक मतलब जिस भी वर्ड में लेफ्ट में सॉरी राइट में एक स्पेस आ जाए ना, ये हमारे मतलब उसके लास्ट वर्ड खत्म होते ही एक स्पेस आ जाए हमारा, उसके लिए एलन का यूज किया गया। ओके, डॉक्यूमेंट पूरा पेज एलन, और राइट का मतलब चाहे राइट हो चाहे राइट एलन हो, वो क्या करेगा हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर आउटपुट हमें आउटपुट देगा। ठीक है, वो आउटपुट अब ये नहीं हो सकता वो एच टैग में दे, बी टैग में दे, ऐसा नहीं हो सकता, वो डायरेक्ट आउटपुट देगा। बट मैं तुम चाहो तो हम बॉडी टैग ना भी बनाए तो भी हमारा जावास्क्रिप्ट वर्क करेगा। जैसे मैं बॉडी टैग में कुछ नहीं लिखता हूँ, जीरो लिख देता हूँ, मतलब है हमको नहीं चाहिए बॉडी टैग, मैं मुझे काम ही नहीं करना है, मुझे एचटीएमएल लिखनी नहीं है बॉडी के अंदर। तो हमारे पास जावास्क्रिप्ट के अंदर ये भी होता है कि हम चाहें तो यहाँ पर भी जावा एचटीएमएल लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा डाउन पार्ट में आ जाएगा हमारा। बी आर लगाया मैंने, बी आर टैग का मतलब ऑलमोस्ट सब समझते हो, लाइन ब्रेक होता है, सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है। मैंने रिफ्रेश किया तो देखो ये लाइन ब्रेक हो गया। अब मैं चाहूँ तो इसको चाहे यहाँ पे H1 टैग लिख सकता हूँ, चाहे अगर तुम चाहो तो चलो यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, मैं एक्सटर्नल यूज करके दिखाता हूँ। एक्सटर्नल यूज करने का एस्केप टैग के अंदर src यूज कर लेना। src क्या होता है, एट्रीब्यूट होता है। ओके, src एट्रीब्यूट मैं यहाँ पे लिखूंगा js my js डॉट js। ठीक है, एक्सटेंशन js बनाना होगा, मैं यहाँ पे डॉट एक्सटेंशन नाम का js होगा, उसके बाद js my js फाइल है हमारी फाइल का नेम। मैं एक फाइल बना लेता हूँ दिस इज। ओके, ये हो गई हमारी। अब देखो अगर आपने HTML CSS पढ़ा होगा तो आप लिंक करना आपको अच्छे से आता होगा। ओके, अब कहीं कहीं आपने इसमें बहुत सारी चीजें भी देखी होगी बट वो अभी नहीं देखेंगे, वो एज अ बिगनर लेवल पे नहीं देख समझते, आगे चलकर समझेंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अभी तो नॉर्मल टेक्स्ट पर रन करा देता हूँ यहाँ पे। लेकिन जब हम लोग ना, अगर हम लोग कोई भी JS फाइल क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हमें लिखने की कोई नीड नहीं होती है। ठीक है, याद रखना, हमें स्क्रिप्ट टैग कोई भी लिखने की जरूरत नहीं होती है। हम डायरेक्ट अपना जो भी यूज करना है, हमें चाहे डॉक्यूमेंट यूज करना है, चाहे कोई वेरिएबल बनाना है, जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है, या फिर जो भी हमें कोडिंग करनी है वो डायरेक्ट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। जो भी हमें डिफाइन करना है वो डायरेक्ट टाइप करेंगे। ओके, मुझे वेरिएबल बनाना है तो मैं वेरिएबल बनाऊंगा, मुझे फंक्शंस बनाने हैं तो मैं फंक्शन बनाऊंगा, मुझे एरे बनाना है तो मैं एरे बनाऊंगा ना, जो भी करना है मुझे मैं यहाँ पे करूंगा। मुझे डॉक्यूमेंट लिखना है तो मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकता हूँ ना। हम्म, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बाद वो जो ये देख रहे हो क्रॉस लाइन, ये क्रॉस लाइन आप में नहीं बताएगा, क्यों? क्योंकि मैंने अपने यहाँ इसमें रुक जाओ, टाइप स्क्रिप्ट की प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक अब नहीं आनी चाहिए। अब नहीं आ रही है, चलो कोई नहीं, ये आ रही है तो कोई बात नहीं। हम मेरे सिस्टम में बहुत सारे एक्सटेंशन पड़े हुए हैं, टाइप स्क्रिप्ट एंगुलर वगैरह बहुत सारे एक्सटेंशन पड़े हुए हैं, तो जिसकी वजह से वो कहीं कहीं पे ये नॉर्मल स्क्रिप्टिंग को अवॉइड कर रहे हैं, वो मतलब नॉर्मल स्क्रिप्टिंग को अवॉइड कर रहे हैं। जैसे टाइप स्क्रिप्ट मैं यूज करता हूँ तो वहाँ पे ये अवॉइड हो रहा है, तो वो छोड़ दो, वो दूसरा पार्ट हो गया, बट ये कोड चलेगा। ठीक है, मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाय, और फिर यहाँ पे
इसमें मैं एन लगा देता हूँ, स्पेस चाहिए ना, और मैं आई टैग बना लूँ। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाय मिस्टर कोडर, हाय मिस्टर कोडर, कैसे हो? नहीं, हाय मिस्टर कोडर, ठीक है, ये परफेक्ट है। यहाँ पे चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, बी आर टैग भी लगा देते हैं ना, अलग दिखेगा। अब मैं पेज को रन करूँगा, एल एन एल एस लिख रखा हूँ, रिफ्रेश करूँगा, दिस इज, एक सेकंड, एक प्रॉब्लम है, कोड में ही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। अरे यहाँ पर ये वाला क्या कर रहा है ना, कोडर के बाद प्रॉब्लम क्रिएट हो रही, तो इसको मैं BR लगा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, आ गया ना, हाय मिस्टर कोडर, आई टैग, इटैलिक टैग, नॉर्मल सबको पता होगा। ओके, तो पूरा पूरा इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या है, क्या कर सकता है, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ना, और कितना ज़्यादा यूज कर सकते हैं वो तो अभी देखेंगे, कहाँ तक ले जा सकते हैं, कोई लिमिट नहीं जावास्क्रिप्ट की, ठीक है। सर्वर साइड भी यूज होता है, क्लाइंट साइड भी यूज होता है, मतलब वेबसाइट भी बना पाएंगे और सर्वर पे साइड, दोनों की साइड काम कर सकते हैं, तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी कर सकता है, ठीक है, सब कुछ कर सकता है जावास्क्रिप्ट हमारा। ओके, तो बस अभी के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग जावास्क्रिप्ट को बस थ्योरेटिकली समझ गए हो अच्छे से। अब हम कल से धीरे धीरे प्रोग्राम की तरफ बढ़ेंगे। ओके, प्रोग्राम समझेंगे। आई होप ऑलमोस्ट, अगर अगर आपको सी आती है अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको लूप्स और इन सारे कॉन्सेप्ट में फंसना पड़ेगा। ओके, तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, कल हम लोग इसके आगे चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। थैंक यू।